हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आप एकदम बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ सकते हैं। सो इसी नोट पे क्लास 11th एंड 12th साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, अगर आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा इजी वे में पढ़ना चाहते हैं, सो आई रियली विश कि आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े हैं। ओके, सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 13.2, राइट। सो 13.2 एक्सरसाइज में कौन से दो नए टर्म्स हम सीखने वाले हैं, एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस कैसे होंगे, सो इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ओके, सो एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 13.2 में क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ चुके हो और मुझे लगता है कि ये अब आपका पक्का हो गया है। आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को रीड करके कि क्या हमारा क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है या नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और इसके अंदर ही एक नया टर्म और आप सीखेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, सो आज क्या पढ़ने वाले हैं अपन लोग, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, और ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। आप आसानी से समझ जाओगे कि क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, राइट। नेक्स्ट वीडियोस में हम आएंगे बेस थ्योरम पे और फिर रैंडम वेरिएबल्स पे। तो स्टार्ट करते हैं आज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्या कहती है ये थ्योरम, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। देखो, हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या सीख कर आए थे कि अगर एक इवेंट हो जाता है तो दूसरे इवेंट की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। एक हो गया है तो दूसरे इवेंट की होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नो डाउट। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यहां पे कौन सी नई सीन है। तो यहां क्या होता है कि साइमल्टेनियस दो या दो से ज्यादा इवेंट अकर कर जाते हैं, ठीक है। यहां जो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, आप उन इवेंट्स की फाइंड करते हैं जो एक साथ अकर कर रहे हो। रीड कर लेते हैं एक बार। इफ E and F are two given events of an experiment, आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट के कोई दो इवेंट आपने ले लिए E and F, ठीक है, जिसका सैंपल स्पेस क्या है, S है। The probability of simultaneous happening of events E and F, आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसका सैंपल स्पेस बनाया और उस सैंपल स्पेस में से दो इवेंट डिफाइन कर लिए। अब जब आप ये पता करना चाहते हैं कि इन दोनों इवेंट्स के साथ में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, साइमल्टेनियस इनका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ओके, साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ इवेंट्स ई एंड एफ, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी आप पता करना चाहते हैं तो लगता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो कब लगेगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जब आप एक से ज्यादा इवेंट्स के साइमल्टेनियस होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये पता करना चाहोगे। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि ई एंड एफ दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। मैथ्स में आप लोग इंटरसेक्शन का मतलब क्या समझेंगे, एंड समझेंगे, ठीक है। तो जब आप ऐसा बोलेंगे ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई एंड एफ इवेंट्स, मतलब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों के साथ में होने की क्या चांसेस है, ठीक है। तो ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। कभी कभी हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, अभी कैसा लिखा है, ई एंड एफ मतलब ई इंटरसेक्शन एफ, तो कभी कभी इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ई एफ, एक ही बात है। इंटरसेक्शन नहीं भी लगाओगे और ऐसे लिखोगे तब भी आप इसको ऐसे ही रीड करोगे, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ। तो ये तो इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये, probability of E into probability of F when E has occurred, ठीक है। ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, क्या है ये, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है ये एक एक्सटेंशन ही होता है आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। बस वहां पे और यहाँ पे क्या अंतर है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट हो जाता था तब हम पूछते थे कि दूसरे इवेंट की क्या चांसेस हैं, और यहाँ क्या होगा कि क्या चांसेस है कि दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाए,
साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक, ठीक है। सो क्या लिखेंगे आप फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड, ओके। एंड ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपकी 0 नहीं हो सकती। या तो इसे ऐसे बोल दो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें पता है, तो जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बता दो व्हेन एफ हैज अकर्ड, ठीक है। जब आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी। अब मन में सवाल होगा कि मैम ये एक्चुअली थोड़ा आया कैसे, थोड़ा ढंग से बताओ इसे। चलो ठीक है, सुनो, आप लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, इसका क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। दो इवेंट्स के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे बोलते हैं, ई एंड एफ, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि ये जो हिस्सा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि दो इवेंट्स के साथ में होने के चांसेस। तो यहां से आप लोग क्या निकाल लें, यहां से आप निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्या आएगा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, ठीक है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपकी 0 नहीं हो सकती, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज है ये। एक तो ये हो गया। अब आप इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड का फॉर्मूला था ये। अगर मैं इसको ऐसा कहूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, ओके, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। एफ इंटरसेक्शन ई बोलूं या ई इंटरसेक्शन एफ बोलूं, एक ही बात होती है। तो जब एक ही बात है तो कर दो एक बात, इसको हटाओ, इसे ई इंटरसेक्शन एफ ही लिखो। यहां से जरा इसकी वैल्यू तो निकालो, क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 नहीं हो सकता, 0 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से आप क्या देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ इवेंट्स ई एंड एफ इज आइदर गिवन बाय दिस और बाय दिस, या तो ये फॉर्मूला लगा दो या तो ये फॉर्मूला लगा दो। तो इसीलिए अपन ने इसको यहां इस तरीके से लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, एंड मतलब इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपकी 0 नहीं हो सकती, या तो इस फॉर्मूले को लगा के आंसर ले आओ, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को आप कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपकी 0 नहीं होगी, ठीक। तो जब भी एक से ज्यादा इवेंट, ओके, यहाँ तो हमने 2 की डिस्कस की है, आप 3 इवेंट्स के भी साइमल्टेनियस हैपनिंग का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, बस इंटरसेक्शन वाला प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, ठीक। अब ये जो फॉर्मूला होता है ना, आप मोस्टली कब लगाएंगे, जब आपके क्वेश्चन में आपको सपोज यहाँ पे 2 की बात कर रहे हैं, 2 इवेंट्स के साथ में होने के चांसेस चाहिए, ओके, 2 इवेंट्स के होने के चांसेस चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए, और साथ में एक वर्ड लिख दिया हो विदाउट, इसको पूरा लिखते हैं अपन, क्या लिख दिया हो, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट अगर शब्द आप देख ले और एक से ज्यादा इवेंट के साथ में होने के चांसेस आपसे पूछे, तब आप लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक। क्वेश्चंस जब करेंगे, इसके बाद जब हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी पढ़ लेंगे, फिर लास्ट में मैं आपको इसका पूरा एक क्विक रिकैप दूंगी, तब आपका जाके ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप धीरे धीरे सुनते जाओ कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कब लगता है, जब एक से ज्यादा इवेंट के साथ में होने के या फिर साइमल्टेनियसली होने की प्रोबेबिलिटी पूछे, ठीक है, और क्या, विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड बोल दे क्वेश्चन में, तब आप इस फॉर्मूले को लगाते हैं। पूरा फील आएगा जब हम क्वेश्चन को देखेंगे, बस अभी आप कीवर्ड्स को पकड़ते जाओ, ठीक है।
तो यहां से आपने कितना सीखा कि जब भी एग्जाम्पल देखो आप, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग एंड अ क्वीन, आपको किंग भी चाहिए, आपको क्वीन भी चाहिए, ठीक है, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है कि जरा ये बताओ किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है एंड क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक से ज्यादा इवेंट, ओके, जब उनके होने की प्रोबेबिलिटी पूछे, इसका मतलब क्या है, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, उसका क्वेश्चन है ये। साथ में विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड को भी पकड़ के रखना, क्वेश्चन आने दो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर इस पेज से आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एक एक्सटेंशन होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। यहां पे हमसे क्या पूछते हैं, साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ ई एंड एफ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, एक से ज्यादा इवेंट्स के साथ में या फिर साइमल्टेनियस होने की क्या चांसेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन से। मैथ्स में अभी फिलहाल एंड का मतलब आप इंटरसेक्शन समझें कि ई एंड एफ के होने की क्या चांसेस है, और ये फॉर्मूला आपका कहां से आया है, कंडीशनल वाली प्रोबेबिलिटी से ही आया है, इसका डेरिवेशन हमने देखा है, ठीक है। बस इतनी सी बातें आप याद रखो। चलो अब सुनो, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये साफ साफ समझ में भी आ रहा है। अगर आप खुद से बातें करेंगे ना, तब भी आप इस फॉर्मूले को बना लेंगे। आप इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले को लगाओ, एक ही बात है, आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो देखो, और मोस्टली अपन ने पहला वाला ही लगा लेते हैं, दोनों एक ही बात है, लेकिन पहला वाला क्यों लगाने के लिए बोल रही हूँ मैं आपसे, क्योंकि पहला इवेंट हो गया है, दूसरे की बता दो प्रोबेबिलिटी, ठीक, पहला इवेंट हो गया, दूसरे की बताओ, तो इस तरीके से आंसर आ जाता है, ओके। ये कब लगता है, जब विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड लिखा हो, ओके। अब देखो, तो क्या मैम ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी सिर्फ दो इवेंट में ही लगता है? बिल्कुल नहीं, दो से ज्यादा इवेंट में भी लग सकता है। बस आप याद रखो, एक से ज्यादा इवेंट जब साथ में हो रहे हो, आप तो लगा दो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हमने दो का पढ़ लिया, आप तीन का भी बना सकते हो, जैसे कि ई, एफ एंड जी कोई तीन इवेंट है आपके सैंपल स्पेस में, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जरा ये तो बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ एंड जी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है ई की एंड एफ की एंड जी की। तो ई एंड एफ एंड जी, एंड मतलब क्या, इंटरसेक्शन, मतलब आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। और जब भी ऐसा आ जाए, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, नोटेशन मैंने आपको अभी बताया था। तो जब भी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ई की प्रोबेबिलिटी एंड एफ की प्रोबेबिलिटी एंड जी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या लगने वाला है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या होता है रूल, फॉर्मूला क्या है आपका, जैसे अपन इधर देखते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ एंड जी, तो हम कैसे लिखेंगे कि देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बता देंगे पहले, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई हो गया है, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ई एंड एफ हो गया है, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। क्वेश्चंस बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन जाएंगे, बस आपको पहचानना आना चाहिए। क्योंकि देखो, सब्जेक्टिव पेपर जब होता है तो आपको स्टेप्स लिखनी होती है, स्टेप्स लिखोगे तो फॉर्मूले की भी डिमांड की जाएगी, तो आपको फॉर्मूला लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। कोई भी सैंपल स्पेस होगा, आप इवेंट को डिफाइन करेंगे और उसके बाद आप पहचान जाएंगे कि क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है, तो फिर आप इस तरीके से फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे। क्या इस पर समझने में कोई दिक्कत है क्या, ये क्या हुआ, देखो तीन इवेंट के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हमने कहा पहले हम पहले इवेंट की लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पहले इवेंट की लिख दी, फिर हम लिखेंगे दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, लेकिन ई इवेंट तो हो चुका ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड, ओके। इसके बाद हमने पहले इवेंट की लिख दी प्रोबेबिलिटी, दूसरे इवेंट की लिख दी, अब बारी है तीसरे इवेंट की, तो यहां क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई एंड एफ हैज अकर्ड, ओके। तो आप जानते हैं इंटरसेक्शन ना भी बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो आई होप ये क्लियर है कि हमने किस तरीके से तीन इवेंट के साइमल्टेनियस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे फॉर्मूला बना लिया। आप चार इवेंट्स की भी बना सकते हो, पांच की भी बना सकते हो, लेकिन तीन तक ही आपके बुक में क्वेश्चन है, बस इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक इवेंट हो गया, जब एक हो गया तो दूसरे की क्या प्रोबेबिलिटी है,
एक हो गया तो दूसरे की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद जब 2 हो गए तो तीसरे की क्या प्रोबेबिलिटी है। बस अपने आप से बातें करते चलो, फॉर्मूला बनाते चलो, ठीक है। ओके मैम एग्जाम्पल दो, ठीक है एग्जाम्पल पे आ जाओ आप लोग। सो एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। अर्न मतलब क्या, कोई बैग है, ठीक है। तो कोई बैग बनाते हैं अपन, ओके सपोज ये एक बैग है, इस बैग में 10 ब्लैक ओके एंड 5 व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है जी। देखो यहाँ पे रीड करो, 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement। इस बैग में से हमने कितने बॉल्स निकाले, 2 बॉल्स निकाले, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन किसका है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का है। उसके बाद जरा वर्ड पकड़ो, विदाउट रिप्लेसमेंट। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में क्या कहा था कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो कब लगता है, जब आपके क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड लिखा हो, ठीक है। और साथ ही साथ आप एक से ज्यादा इवेंट को साथ में निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 2 बॉल्स है, साइमल्टेनियसली बोले समझ जाना, मतलब एक के बाद एक निकाल रहे हो, ठीक है। मतलब जो भी है आप 2 इवेंट्स निकाल रहे हो बाहर, आप सिर्फ एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे हो, आप 2 की पूछ रहे हो। अब कैसे पूछ रहे हो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बॉल निकाली फिर दूसरी बॉल निकाली, कितने इवेंट हो रहे हैं, 2 इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ, देखो जरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। यहां पे वर्ड पकड़ो, क्या लिखा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने 2 बॉल्स बाहर निकाली है वो दोनों ही बॉल्स कैसी हैं, ब्लैक है। कितने इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, 2 इवेंट की पूछ रहे हैं। साथ में पूछ लिया ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, कि दोनों ही बॉल कैसी हो, ब्लैक हो, इसकी क्या चांसेस है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आने लगा होगा कि किसी भी कीमत पे ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टोन ही अलग होती है क्वेश्चन की, है ना। वहां क्या बोलते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो गिवन दैट ये हो चुका है। यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहां क्या लिखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों ही बॉल्स कैसी हो, आपकी ब्लैक हो, ठीक है। 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो ठीक है चलो आ जाओ। कीवर्ड्स इस क्वेश्चन में क्या क्या थे, जरा कीवर्ड्स पे ध्यान दो आप लोग। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट ओके, और उसके बाद बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। समझ गए आप इतना देख के क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या कीवर्ड था, गिवन दैट, है ना, और वहां तो डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं। यहाँ क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड 2 बॉल्स कि ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में इवेंट डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो आप कह दो यहाँ पे कि लेट ई बी द इवेंट, ये पूरा लिखना आप लोग, लेट ई बी द इवेंट दैट फर्स्ट ड्रॉन बॉल, आप FIRST लिखेंगे, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, ठीक है। हमने एक इवेंट डिफाइन किया कि जो पहली बॉल मैंने बैग में से निकाली है वो ब्लैक है, ओके। एक दूसरा इवेंट डिफाइन करना होगा, F ले लेते हैं, तो वो क्या होगा मेरा, लेट F बी द इवेंट दैट, क्या बनाए F इवेंट को अपन, बताओ आप लोग क्या करना है आपको, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, पहली भी ब्लैक दूसरी भी ब्लैक। तो F इवेंट को क्या डिफाइन करें कि सेकेंड ड्रॉन बॉल, कि जो दूसरे टाइम पे हमने बॉल निकाली सेकेंड ड्रॉन बॉल, वो कैसी हो, ब्लैक हो। तो ये तो आपने अपने इवेंट को डिफाइन कर लिया। आपको क्वेश्चन को लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। E क्या है कि पहली बॉल ब्लैक है, F क्या है कि दूसरी बॉल ब्लैक है। क्या चाहिए इनको, अब क्या चाहिए क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दोनों ही बॉल्स ब्लैक हो, मतलब इनको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F। मैम ये कैसे पता चला, इसे जरा रीड तो करो। E क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, मतलब E एंड F, है ना। जब इसको आप रीड करेंगे E एंड F की वैल्यूज रख के, तो आप क्या रीड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बॉल ब्लैक एंड दूसरी बॉल ब्लैक
इनको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट दोनों ही बॉल्स ब्लैक, तो P, E एंड F ही लिखेंगे। और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, मतलब आपको ये चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपने इतना पकड़ लिया फिर तो आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है, मतलब हमने पहली बॉल ब्लैक निकाल के रख ली, ये इवेंट हो गया। इसके बाद दूसरी बॉल आ जाए ब्लैक, जब ई इवेंट हो चुका है, मतलब पहली बॉल ब्लैक निकाल ली, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दी आपने, फिर क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी बॉल ब्लैक व्हेन पहली ब्लैक बॉल इज आउट ऑफ द बैग, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला लिख दिया, मैं आपको बता चुकी हूं, इस फॉर्मूले को लिखें या फिर हमने जो यहां पे देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, किसी को भी लिखो एक ही बात है, अपन पहला वाला यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो E पहले आता है फिर बाद में F आता है, तो इस तरीके से समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो लगाना है लगाओ, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लो, E इंटरसेक्शन F है तो PE इंटू PF बाई E। अब यहां समझना है आपको, इतनी चीजें आपने समझ ली, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, आप उस बैग में से जब बॉल निकाल रहे हैं ना, तो कितनी बॉल्स हैं टोटल, 10 + 5 15 बॉल्स हैं, ठीक है, 15 बॉल है, जिसमें से पहले आपने एक बॉल निकाली बाहर, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक आप बॉल निकाल रहे हो और इन्हें पूछा है कि दोनों ही बॉल्स ब्लैक आए, ठीक है, आपने एक बॉल निकाली और उसके बाद आपने दूसरी बॉल निकाली, ये बॉल आ गई बाहर, ठीक है, एक ये रही बॉल और एक ये रही बॉल, 2 बॉल्स निकाल ली बाहर। जब आप पहली बॉल को बाहर निकाल रहे हो तो क्या उसका रिप्लेसमेंट डाल रहे हो, मतलब बैग में क्वांटिटी कम हो रही है कि नहीं, ये बताओ। 15 बॉल्स थी, आपने एक बॉल निकाल के बाहर रख ली, अब आपके बैग में कितनी बॉल्स बची, 14 बॉल्स बची, ठीक है, मतलब आपने कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया, अगर आपने कोई बॉल निकाली है तो दोबारा नहीं रखा। कैसा केस है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आपकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, पहले 15 बॉल्स थी, एक निकाला तो अब 14 बची, ठीक है। तो यहां पे अब आप ये समझिए कि हमने प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, मतलब पहले E की प्रोबेबिलिटी बताओ, यहां पे फॉर्मूला लिखते हैं अपन, देखो जरा आप लोग, हमने फॉर्मूला लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज अकर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगा कि पहली बॉल ब्लैक आ जाए, कितनी ब्लैक बॉल्स हैं, 10, टोटल कितनी है, 15, तो एक फर्स्ट बॉल का ब्लैक होने के क्या चांसेस हैं, 10/15, फेवरेबल अपॉन टोटल, जो बचपन में सीख कर आए, ठीक है। अब आपने एक बॉल निकाल दी, मतलब नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो गई, कम हो गई ना। ये क्या कह रहा है कि आपने एक बॉल ब्लैक निकाल दी है, अब बताओ कि दूसरी बॉल भी ब्लैक हो, तो जब आपने एक बॉल कम कर दी है तो टोटल बॉल्स भी कम हो जाएंगी, 14। अब एक बॉल आपकी ब्लैक जा चुकी है, तो अब कितनी ब्लैक बॉल्स बची हैं, 9। तो ये आया आपका आंसर, ठीक है। इसमें अगर डायरेक्ट फॉर्मूला ना भी लगाओ, नॉर्मल से अपना कॉमन सेंस लगाओगे ना, तब भी आप आंसर लिख लोगे, लेकिन आपको फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा पेपर में, ठीक। क्या किया हमने, पहला हमारे पास बैग था, 15 बॉल थी, पहले चांस में हमने ये सोचा कि एक पहली ब्लैक बॉल निकाल ले, तो फेवरेबल कितना है, 10, टोटल कितना है, 15, 10/15 पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब पहला इवेंट हो चुका, मतलब एक ब्लैक बॉल जा चुकी, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कम हो गई, कितनी आई, 9, तो टोटल बॉल्स भी तो कम हो जाएंगी ना, होगी कि नहीं, एक बॉल जा चुकी है तो टोटल बॉल्स भी कम हो जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, 14 हो जाएंगी, ठीक है, ओके। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये रहा बैग, हमने एक बॉल निकाल दी बाहर, मान लो ब्लैक बॉल ही चली गई थी, तो अब 9 बची, और वाइट तो टोटल उतनी ही है, तो यहाँ टोटल कितनी हो गई, 14, 14, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास जो नेक्स्ट टाइम पे आप बॉल बाहर निकालेंगे तो ब्लैक होने के क्या चांस होंगे, 9/14, एक हो चुका है तो दूसरे की बताना है, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना आ रहा है, क्या करें इसका अपन, 5 2 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 7 जा 14, यानी कि 3/7 चांसेस हैं दोनों इवेंट्स की होने की प्रोबेबिलिटी की, ओके। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, विदाउट रिप्लेसमेंट, बॉल निकाली वापस नहीं रखा, मतलब नंबर्स उसके कम होते जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग, तो इससे आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और अच्छे से पक्का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपने कीवर्ड्स पकड़ लिए, क्या कीवर्ड्स हैं कि एक से ज्यादा इवेंट के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेंगे आप लोगों से, और विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, क्या किया आपने, 3 कार्ड्स निकाले हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, वर्ड पकड़ लो, विदाउट रिप्लेसमेंट, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स। 52 शफल्ड, जो भी आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, उन 52 कार्ड्स में से इन लोगों ने क्या किया है, 52 कार्ड्स में से इन लोगों ने कितने निकाल दिए, 3 कार्ड्स बाहर निकाल दिए हैं और कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया। मतलब 52 कार्ड से एक निकाला, बाहर रख दिया, कार्ड्स की संख्या क्या हो रही है, कम होती जा रही है। एक बाहर निकाल लिया तो 51 बचे, दूसरा बाहर निकाल लिया तो और कम हो गया, आप उसमें उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं डाल रहे हो, यानी क्वांटिटी कम होती जा रही है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। अब आपने 3 कार्ड निकाले, तो क्या चांसेस है कि पहले 2 कार्ड्स जो है वो किंग हो जाए, ठीक है, एंड द थर्ड कार्ड इज एन एस, और तीसरा कार्ड आपका एस हो। तो ये इनने इस क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के, पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का है, क्योंकि यहाँ पे आपसे जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पहले 2 कार्ड तो किंग हो और तीसरा कार्ड आपका एस हो। तो 3 इवेंट्स के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि पहले 2 कार्ड क्या हो जाए, किंग, तीसरा कार्ड क्या हो जाए, एस। आप यहाँ वर्ड देख सकते हैं एंड, फर्स्ट कार्ड किंग एंड सेकंड कार्ड किंग एंड थर्ड कार्ड इज एस। तो यहां हम डिफाइन करते हैं क्या, लेट, किंग है ना, तो लेट K1 बी द इवेंट कि फर्स्ट कार्ड इज, फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट ड्रॉन कार्ड जो आपने निकाला है, ठीक है। सो फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग, ये आपका K1 इवेंट हो गया, ओके। आपको इवेंट को डिफाइन सबसे पहले करना होगा। लेट K1 बी द इवेंट कि पहला ड्रॉन कार्ड क्या है, किंग है। कितने किंग मांगे हैं इन लोगों ने आपसे, 2 किंग मांगे हैं। तो लेट K2 बी द इवेंट कि सेकेंड ड्रॉन कार्ड, कि जो दूसरा कार्ड आपने निकाला है, सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज किंग, ठीक है। सेकेंड कार्ड क्या है आपका, किंग है, ओके। और फिर क्या चाहिए इनको, एस। लेट A बी द इवेंट कि थर्ड कार्ड क्या है आपका, थर्ड ड्रॉन कार्ड इज एस। ये आपने 3 इवेंट डिफाइन कर दिया। क्या कर रहे हो आप लोग, विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने अगर कार्ड्स निकाले हैं तो उनका वहां पे कोई भी दूसरा कार्ड नहीं रखा, कार्ड्स की क्वांटिटी कम होती जा रही है, ओके। क्या चाहिए इनको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड इज एस। मतलब आपको यहां पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला कार्ड किंग एंड दूसरा कार्ड किंग एंड तीसरा कार्ड एस, यही पूछा है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 2 कार्ड्स किंग एंड थर्ड कार्ड इज एस। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो आप इसे कैसे रिप्लेस करेंगे, आप इसे रिप्लेस करेंगे इंटरसेक्शन से, ठीक है। क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे, क्वेश्चन हमसे चाह रहा है कि हम लोग K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन A इन्हें बता दें, ठीक है। तो क्वेश्चन किसका हो गया आपका, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का हो गया। फॉर्मूला कैसे खुलता है, जब 3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, ओके, एक साथ एंड करके, तो फॉर्मूला कैसे खुलेगा, देखो। सबसे पहले हो सकता है कि हमारा पहला कार्ड किंग आ जाए, क्योंकि इन्हें पूछा ही ना फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, तो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला कार्ड किंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा कार्ड किंग जब पहला कार्ड किंग आ चुका है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए अपन ऐसा काम कर रहे हैं। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरा कार्ड एस व्हेन पहले 2 कार्ड्स हमारे किंग आ चुके हैं। ये रहा आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाने में कोई परेशानी हुई, बस ऐसे ही बात करते चलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला कार्ड किंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा कार्ड किंग जब पहला कार्ड किंग आ चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरा कार्ड एस व्हेन पहले 2 कार्ड्स आपके किंग आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसमें अपना फॉर्मूला बना लेंगे, ओके। वर्ड पकड़े आप यहाँ पे, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है, मतलब अगर मेरे पास 52 कार्ड्स हैं तो मैंने पहला कार्ड निकाला तो क्वांटिटी कम हो गई,
ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। फिर दूसरा कार्ड निकाला, फिर क्वांटिटी कम हो गई, और तीसरे कार्ड में आए तो फिर से क्वांटिटी कम हो गई। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्ड्स आपके कम होते जा रहे हैं। अच्छा, अब आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि 52 कार्ड्स में से किंग कितने होते हैं, हाउ मेनी किंग्स आर देयर इन 52 कार्ड्स। अगर नहीं पता है तो 13.1 के कंसेप्ट में मैंने आपको पूरे कार्ड्स के बारे में बताया कि कितने कार्ड होते हैं, कौन होता है किंग, कितने क्वीन, कितने जैक, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। ओके, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं कितने किंग होते हैं आपके कार्ड्स में। 4 किंग होते हैं। ओके, और हमने किसकी बात की है, एस की, और एस भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, और अगर इसमें थोड़ी सी डाउट है और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो 13.1 का कंसेप्ट वीडियो आप जरूर देखें। ओके, बस अभी यहाँ पे क्या काम है आपका कि 4 किंग होते हैं और 4 एस होते हैं। ओके, सो जब आप अपने 52 कार्ड्स की तरफ गए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला कार्ड किंग आ जाए, बताओ। फेवरेबल कितने आउटकम है, 4। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4, और टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास, 52। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला कार्ड किंग कितना आया, 4/52। अब मान लो आपने एक किंग बाहर निकाल लिया, आपका पहला किंग आ गया। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा कार्ड किंग जब पहला कार्ड किंग आ चुका है, मतलब नंबर ऑफ किंग कम हो जाएंगे। पहले 4 किंग थे, अब कितने किंग हो जाएंगे, 3। अब मान लो 52 जो कार्ड्स था आपके पास, आपने पहला पत्ता निकाला, पहला कार्ड निकाला, वो किंग ही था। ठीक है, तो किंग कम हो गए और नंबर ऑफ कार्ड्स भी कम हो गए क्योंकि आप उसमें कुछ रख नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 51। ओके, इसके बाद इन्हें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। एस आने की क्या चांसेस है जब पहले 2 पत्ते आपके किंग बाहर जा चुके हैं। ठीक है, तो टोटल एस कितने होते हैं, 4। तो आप यहाँ लिखेंगे 4, और 2 पत्ते ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं, मतलब 52 में से 2 पत्ते कम कर दो तो कितने आए, 50 आए। तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी कि पहले 2 कार्ड्स किंग और तीसरा कार्ड एस, जब काम कैसा हो रहा हो, विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा हो, क्या हो रहा है, नंबर कम होते जा रहे हैं। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड को बिल्कुल पकड़ के रखना क्योंकि आगे अभी काम आने वाला है। ओके, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। अपन ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, आप इसमें कट वगैरह कर लेना और देखना टोटल आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, फाइनल आंसर जितना आ रहा है यहाँ पे आप उसे लिख लेना। ओके, बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी। इसके बाद तो छोटी सी कैलकुलेशन है, वो आपके भरोसे। ओके, सॉल्व करना और बताना कितना आ रहा है। क्या ये कहानी क्लियर है। विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड का क्या मतलब है कि जो भी क्वांटिटी थी कम होती जा रही है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लियर है, जब क्वेश्चन आपके विदाउट रिप्लेसमेंट टाइप के होंगे, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, सो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, देखो जैसा नाम है ना इसका वैसा ही काम है। क्या बोल रहे हैं ये लोग, 2 events E and F are said to be independent if happening of one does not affect the probability, underline, probability of happening of the other। कोई भी 2 इवेंट्स आपके पास है E and F, ये दोनों इंडिपेंडेंट कब होंगे, ये दोनों इंडिपेंडेंट तब होंगे जब अगर कोई एक हो जाता है इवेंट। ठीक है, अगर कोई एक इवेंट हो जाता है तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे वो कोई फर्क ना डाले। ठीक, एग्जाम्पल लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप क्या देख रहे हो कि 2 events E and F are said to be independent if happening of one does not affect the probability। दूसरे इवेंट के होने के चांसेस पे कोई फर्क नहीं डालता जब कोई पहला इवेंट हो चुका होता है तब। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो क्या आएगा, 2 events E and F are said to be independent अगर ऐसा हो जाए। अब मैम ये क्या लिखा है आपने, आओ जरा इसको समझते हैं अपन। मैंने लिखा कि कोई मेरे 2 इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट कब होंगे, ये आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट तब होंगे जब मान लो कोई एक इवेंट E हो गया तो इसके होने के वजह से मेरे दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम हो रहे हो, होते रहो, इसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड। मेरा F इवेंट हो चुका है तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगी। अगर F इवेंट हो गया है तो E होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E ही रहेगा। ठीक है,
अगर मेरा एफ इवेंट हो गया है तो मेरे ई को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। और इसी को अपन उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब ई इवेंट हो चुका है तो एफ के होने की क्या चांसेस है, वही चांसेस है, टोटल फुल चांस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। वैसे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसका फॉर्मूला कुछ और सीख कर आए हैं क्या, कि पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एफ, लेकिन यहां जब आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ही प्रोबेबिलिटी रहेगी जो एफ के होने से पहले थी, ठीक है। प्रोवाइडेड यहाँ पे कंडीशन जरूर लिखें आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा नॉन जीरो है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी हमारा नॉन जीरो है। पर मैम एक एग्जाम्पल चाहिए, तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। चलो ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन अभी आप क्या समझ गए, टोटल इंडिपेंडेंट इवेंट से क्या समझे आप, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही रहेगा, प्रोवाइडेड आपका पी ई कभी जीरो नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, एफ के होने या ना होने से ई को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही रहेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब इसको अच्छे से क्लियर करते हैं अपन। एग्जाम्पल देख लो आप लोग, हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्या है एक्सपेरिमेंट, एक कार्ड निकाला है 52 कार्ड्स में से, 52 कार्ड्स है उसमें से एक कार्ड बाहर निकाला है, और उसमें इवेंट क्या डिफाइन किया आपने, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। एक इवेंट हमने डिफाइन किया है कि 52 कार्ड्स में से जो पहला कार्ड है या फिर कोई भी कार्ड है वो आपका स्पेड है, और एफ इवेंट क्या है कि कार्ड ड्रॉन इज एस, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। ई इवेंट वो इवेंट है जब आपने क्या निकाला है, स्पेड निकाला है, और एफ इवेंट क्या है, वो इवेंट है जब आपने एस निकाला है। तो जरा मुझे ये बताओ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, वो ही बचपन वाला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब क्या, कि फेवरेबल आउटकम कितने हैं, कितने स्पेड होते हैं 13, ओके, और टोटल कितने हैं 52, तो यहाँ आपको मिलेगा 13/52, ओके, और इसे अगर हम कट करें सो हमें क्या मिलेगा 1/4, ठीक है, 13 1 जा 13 4 जा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें कितनी मिल रही है 1/4। इसी तरीके से जरा आप लोग मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो बताइए, नॉर्मल एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कार्ड्स आपके 52 है, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/52, जिसे जब आप कट करेंगे तब आपको क्या मिलेगा 1/13, ओके। अब सुनो मेरी बात, अब जरा ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ क्या होगा, ई एंड एफ मतलब एस ऑफ स्पेड मिले, क्या मिले, ई एंड एफ का मतलब क्या है कि कार्ड आपका स्पेड भी हो और कार्ड आपका एस भी हो, तो एस ऑफ स्पेड चाहिए आपको, तो कितने एस ऑफ स्पेड होते हैं, ओनली 1, यानी कि 1/52, ओके। अब मेरी बात सुनो, जरा ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड मतलब आपने एस निकाल लिया है अपने पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से, तो जरा ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्पेड आएगा, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, क्या होता है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी आ रही है 1/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आई है 4/52, ठीक है। तो यहां से इसका आंसर कितना आ रहा है 1/4, किसका आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड का आंसर कितना 1/4। जरा चेक तो करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी थी आपकी, नॉर्मली 1/4 थी, और जब हमने इसमें कंडीशनल वाली प्रोबेबिलिटी लगाई, कहा कि एफ इवेंट हो गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ, तो उसका आंसर भी कितना आया 1/4। मतलब आप यहाँ से क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर ही आ रहा है। तो जब ऐसा हो जाए, ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं, मतलब आपका ई एंड एफ इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। एफ इवेंट के होने या ना होने से ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम प्रोबेबिलिटी ही रही, पहले भी 1/4 थी, अभी भी 1/4 है, ठीक है। तो ये होता है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड चेक कर लो, वही आएगा, कितना है इंटरसेक्शन कितना है 1/52,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी थी आपके पास 13/52। ओके, सो कितनी आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड, ये आ रही है 1/13। और जरा चेक तो करो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी थी 1/13 ही थी। तो आपने यहाँ से क्या देखा, आपने ये देखा कि किसी भी एक इवेंट के होने के वजह से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा हो जाए तो आपके ये ई एंड एफ इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। और यही चीज मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही रहेगा जब मेरे इवेंट्स कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब मेरे इवेंट्स कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो। फिर आगे रीड कर लो आप लोग, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अभी जो आपने पढ़ी थी, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कैसे बदल जाती है। तो जब आपके कोई इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ ई एंड एफ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप अभी कुछ सेकंड पहले पढ़कर आए थे, आपने कैसी पढ़ी थी, वो कुछ इस तरीके से कि साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ टू इवेंट्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड। लेकिन यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बदल जाती है जब आपके इवेंट्स कैसे हो जाएं, जब आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो कैसे बदल जाती है, कुछ इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे क्या आता, अगर आप नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को रिकॉल करो तो क्या आता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड। ठीक है, यही फॉर्मूला पढ़कर आए हो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। लेकिन अब आपके ई एंड एफ इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट है तो जरा ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर। तो आप इसको हटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इस तरीके से आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इस तरीके से बदल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन में रिकॉग्नाइज करना हो ना कि ये वाली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगानी है या जो अभी पढ़कर आए थे पीछे वो लगानी है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ कीवर्ड है विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, अगर आपको आपके क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट वर्ड दिख जाए, इसका मतलब आपकी जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो इस तरीके से लगने वाली है। मतलब आप जो भी इवेंट डिफाइन करने वाले हो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जब आपके क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट वर्ड लिखा होगा तब। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड लिखा होगा तो जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी उस तरीके से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। ठीक है, तो हम यहां से कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एक बार उसको भी देखो आप लोग। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है आपकी, ओके, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी दो तरीके से अपना रूप बदल रही है। ठीक है, कैसे रूप बदल रही है वो, जब हमारे क्वेश्चन में विदाउट, ये क्या लिखा है मैंने, विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड लिखा है। ठीक है, तो साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ इवेंट ई एंड एफ इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड। और जब आपके क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट वर्ड लिखा है, विद रिप्लेसमेंट वर्ड देखते से ही आपका जो क्वेश्चन है ना वो इंडिपेंडेंट इवेंट वाला हो जाता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट इवेंट में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे बन जाती है, कुछ इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आई होप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अब क्लियर है। ठीक है, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, तो वो कैसे पता चलता है, सब इन वर्ड्स का खेल है। विदाउट रिप्लेसमेंट है मतलब इवेंट्स आपके डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट इवेंट से मतलब फर्क पड़ता है। अगर प्रोबेबिलिटी आपकी, अगर इवेंट्स आपके डिपेंडेंट होते हैं तो एक के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, तो फॉर्मूला ऐसा बनेगा। और अगर इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं मतलब विद रिप्लेसमेंट लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इस तरीके से बदल जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और ओके, आई होप ये डन है। चलो आ जाओ, एक एग्जाम्पल देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को और पक्का कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ लिखा है कि दो बॉल्स आपने निकाली है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्ड को, विद रिप्लेसमेंट
फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। ठीक है जी, यहां तक हम क्या समझे कि हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 8 रेड बॉल्स हैं, और हमने इस बॉक्स में से 2 बॉल्स बाहर निकाली हैं। कैसे निकाली हैं? विद रिप्लेसमेंट। मतलब अगर एक बॉल मैंने निकाली बाहर तो उसका ही रिप्लेसमेंट मैंने अंदर रख दिया है। अगर पहली मैंने बॉल निकाली ब्लैक आई तो उसका रिप्लेसमेंट मतलब दोबारा मैंने उसमें ब्लैक बॉल डाल दी, मतलब अपने बॉक्स में मैंने नंबर ऑफ बॉल्स कम नहीं होने दिए। ठीक है, ओके। तो ये हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 2 बॉल्स आप निकाल रहे हो ना बाहर, दोनों ही रेड हो। ठीक, अब पेपर में सवाल आता है कि अगर यही क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले पहचानना पड़ेगा क्या ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का है। मैम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि दोनों बॉल्स कैसी है, रेड। मतलब एक से ज्यादा इवेंट के साइमल्टेनियस हैपनिंग, साइमल्टेनियस होने की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। मतलब 100% क्वेश्चन मेरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है। फिर आपका दिमाग कहेगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे। एक था विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन, जहां पे डिपेंडेंट इवेंट्स होते थे और वहां पे एक अलग फॉर्मूला था, और एक विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन, यानी कि हमारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट थे। एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, तो ये विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब इसमें जब साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ ई एंड एफ पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये सारी बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे हटाती हूं और क्वेश्चन पे फोकस करते हैं अपन। तो देखो यहां पे एक पहला इवेंट आप डिफाइन करो। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। तो आप कह दो कि लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी, ए बी द इवेंट कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। हमें रेड से ही मतलब है, तो हम ब्लैक बॉल को देख ही नहीं रहे। ए क्या इवेंट है कि पहली बॉल हमारी रेड आ गई, ओके। और बी क्या इवेंट है हमारी कि दूसरी बॉल, सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड। ठीक है, ये हमारे 2 इवेंट हो गए। क्या चाहिए इनको? इनको चाहिए कि ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बॉल रेड एंड दूसरी बॉल रेड। इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों बॉल जो बाहर आई है रेड बताओ। तो वो इस तरीके से ही आप बोलेंगे। ए इवेंट क्या बोला कि पहली बॉल रेड है, बी इवेंट क्या बोला कि जो दूसरी बॉल निकाली है वो रेड है। क्या चाहिए कि दोनों बॉल्स रेड आई हो, इसकी क्या चांसेस है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में आपने देख लिया विद रिप्लेसमेंट है, तो डायरेक्टली इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर हम देखें यहाँ पे आपके पास जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में टोटल बॉल्स कितनी है। देखो आपको ना यहाँ पे फील भी आना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों, क्या सच में मेरे ए एंड बी इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तभी तो ये फॉर्मूला लगता है ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। तो आपको एक बार ये समझ में भी आना चाहिए कि सच में इंडिपेंडेंट है। और देखो वर्ड तो आपके पास है विद रिप्लेसमेंट, वो तो आप पढ़ के समझ ही जाओगे कि 100% इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन एक बार खुद से भी समझने की कोशिश करो। तो देखो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में इनने कहा है कि 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल्स थी। मैंने सपोज किया रेड बॉल निकाल ली सबसे पहले बार। टोटल बॉल्स कितनी है यहाँ पे, टोटल है 18। सपोज किया मैंने कि फर्स्ट टाइम जब मैंने बॉल निकाली तो रेड बॉल आ गई। ठीक है, रेड बॉल आ गई पहले केस में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8/18। ठीक है, 8/18 प्रोबेबिलिटी होगी। तो जब मैंने इसमें से एक बॉल निकाली और सपोज किया कि रेड ही आ गई, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है फर्स्ट केस में 8/18। फिर क्या मैंने उस बॉल को बाहर रख दिया? नहीं, वो बॉल मैंने निकाली, अच्छा रेड है, दोबारा जाके इसी बैग में डाल दिया। तो अगली बार जब मैंने फिर से, पहली बार तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 8/18 आ गई, बॉल देखा, दोबारा बैग में डाल दिया, तो दोबारा फिर से क्या हो गया, इस बैग में 10 ब्लैक है और 8 रेड बॉल्स हैं फिर से, क्योंकि इस केस में मैंने बॉल निकाला, अच्छा रेड कलर की है। फर्स्ट केस में क्या थी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की 8/18। फिर मैंने उस बॉल को बाहर कहीं नहीं रखा, मैंने दोबारा उसी बैग में डाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या है विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट वर्ड यूज किया है ना,
तो दोबारा बॉल उसमें डाल दी। इसके बाद फिर से मैंने इसमें अपने एक बॉल निकालने की कोशिश की, तो अब फिर से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 8/18, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स भी कम नहीं हुई। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहली बार रेड बॉल आ जाने से दूसरी बार रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ए इवेंट जो ये कहता है कि पहली बॉल रेड है, और बी इवेंट जो कहता है कि सेकंड बॉल रेड है, ये ए एंड बी कैसे है, ये ए एंड बी आपके इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि जब मेरी पहली बॉल रेड आ गई थी, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 8/18। फिर जब मैं दूसरी बार रेड बॉल को निकालने गई तो फिर से उसकी प्रोबेबिलिटी 8/18 ही थी। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अगर एक बार रेड बॉल आ गई तो दूसरी बार भी मेरे पास 8/18 के चांसेस हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक इवेंट के होने से जब दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। और जब यहाँ पे मुझे ये दोनों ही बॉल्स बाहर निकालनी है तो मैं आसानी से नॉर्मल ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बॉल रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी बॉल रेड। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों बॉल रेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बॉल रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी बॉल रेड। तो पहली रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 8/18, दूसरी बार रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/18। कैसे बोला मैम आपने ये, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट, जब मैंने पहली बार रेड बॉल निकाल दी तो रिप्लेस भी किया है, मतलब दोबारा उसको उसमें डाल दिया, तो अगली बार फिर से रेड बॉल आने के क्या चांसेस है मेरे पास, 8/18। ओके, तो ये खेल होता है विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो यहाँ से अगर हम कट करें इसे, सो दिस इज 2 4 8, 2 9 18, 2 4 8, 2 9 18, यानी 16/81 मेरी प्रोबेबिलिटी आ रही है कि दोनों बॉल्स मेरी रेड हो। एंड आई रियली होप कि अब ये क्वेश्चन क्लियर है। ओके, सो आप बस ये समझ गए। अब आगे की कहानी सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप 13.2 के क्वेश्चंस देखोगे ना, इतने डायरेक्ट है कि आप इस कंसेप्ट वीडियो को पढ़ने के बाद 13.2 के क्वेश्चंस तो खुद ही लगा लोगे। वैसे मैंने भी सॉल्व करवाया है, ठीक है, मैं भी सॉल्व करवाऊंगी। अब सुनो क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 2 इवेंट्स ई एंड एफ, कोई 2 इवेंट है जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है, वो इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में कि एक इवेंट ये ई है, एक इवेंट ये एफ है, जरा हमें साबित करके बताओ कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो आपको जब पेपर में किन्हीं 2 इवेंट को इंडिपेंडेंट बताना है तो आपको बेसिकली ये शो करके आ जाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं 13.2 में। जब आपको इवेंट ई दे देंगे, कुछ इवेंट एफ दे देंगे और बोलेंगे जरा ये बताओ इन्हें देख के क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो आप कहोगे ठीक है। अगर मैंने कैसे भी करके ऐसा इक्वल कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर है, तो मेरे ई एंड एफ इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक ही चीज को बस बार बार गोल गोल घुमा रहे हैं, यही काम है इसमें कि ई एंड एफ इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, ये शो कर दो। विद रिप्लेसमेंट वर्ड है तो यही फॉर्मूला लगा दो। बस इंडिपेंडेंट आपने देख लिया, ये फॉर्मूला लगाओ, खुश हो जाओ। ठीक है, ओके, अब सुनो 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे। अगर मान लीजिए ये कोई 3 इवेंट्स है, आपको शो करना है कि ई एफ जी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बराबर हो जानी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ एंड जी के बराबर। ठीक है, तो कभी भी इवेंट्स को इंडिपेंडेंट बताना है मतलब उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ उनके इंटरसेक्शन से। और यही बात यहाँ लिखी है। अगर ई एफ को इंडिपेंडेंट बताना है तो क्या करेंगे आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करेंगे। अगर इसका रिजल्ट इसके बराबर आ जाए मतलब ई एफ इंडिपेंडेंट है। एंड सेम कहानी गोज हियर, ई एंड जी को इंडिपेंडेंट बताना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर आनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ पीई एंड पीजी से। ठीक है, चलो आगे सुनो। ये प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ध्यान से सुनना। जब कुछ क्वेश्चंस आएंगे ना आपके 13.2 में, आई थिंक आफ्टर क्वेश्चन 12 13,
ये लॉजिक बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो क्या है ये लॉजिक, सुनो। E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको कि सुनो E और F कैसे हैं, E एंड F आर इंडिपेंडेंट। तो जैसे ही किसी ने आपसे कह दिया कि E एंड F इंडिपेंडेंट है, आपको क्या दिखना चाहिए, यहां नहीं लिखते, यहां लिखते हैं अपन। सुनो, क्वेश्चन ने कह दिया है कि E, यहां आओ आप लोग, कहां पे, यहां पे आओ। क्वेश्चन ने कहा है कि E एंड F आर इंडिपेंडेंट। दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। से यस और नो। कोई भी आपसे कहे कि सुनो E एंड F इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज यहाँ लिखी है, इसका मैथ्स में क्या मतलब है, ये क्लियर है। तो अगर आपके E एंड F इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसे वाले इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं। आपको गिवन है कि E एंड F इंडिपेंडेंट है, अगर ये आपको गिवन है तो आप कह सकते हैं कि E डैश एंड F भी इंडिपेंडेंट होंगे। E डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट याद है आप लोगों को, E डैश मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट, E को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो सब कुछ। ठीक है, सो E डैश यानी कॉम्प्लीमेंट, तो E डैश एंड F भी कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश एंड F बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F से। तो जब आपके साधारण से इवेंट E एंड F इंडिपेंडेंट है, तब रिजल्ट ये होता है। ठीक है, और जब E एंड F इंडिपेंडेंट है, तो उनके कॉम्प्लीमेंट वाले पेयर भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मान लो E डैश और F लिखा है, तो ये कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। साथ में अगर E एंड F इंडिपेंडेंट है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब E डैश एंड F डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, और इंडिपेंडेंट होंगे तो इस टाइप का फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे फॉर्मूला, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश एंड F डैश बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश से। फिर से सुनो, अगर E एंड F इंडिपेंडेंट है, तो E डैश, या फिर यहाँ पे ना आप क्या करेंगे, ये तो वही स्टेटमेंट होगी, आप यहाँ पे क्या कह देंगे कि E एंड F डैश भी आपके इंडिपेंडेंट होंगे। E एंड F डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश से। ठीक है, तो यहां से हमने क्या समझा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझा हमने। क्या समझा उस रिजल्ट को, आओ एक बार समराइज करूं मैं, कि अगर कभी आप लोगों को, सुनो, कभी आप लोगों को E एंड F इंडिपेंडेंट कहे हैं, ठीक है, E एंड F इंडिपेंडेंट कहे हैं, तो इससे तीन कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन कि E डैश एंड F भी इंडिपेंडेंट होंगे, E एंड F डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, E डैश एंड F डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। और जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि PE इंटरसेक्शन F बराबर है PE, ओके, इनटू PF से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर E एंड F इंडिपेंडेंट है, तो इनके इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट वाले पेयर भी इंडिपेंडेंट होते हैं। E डैश एंड F भी इंडिपेंडेंट, E एंड F डैश भी इंडिपेंडेंट, E डैश एंड F डैश भी इंडिपेंडेंट। और जब कभी इंडिपेंडेंट कोई होता है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यही कंडीशन इनमें यहाँ भी लग जाती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश एंड F किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब ये इंडिपेंडेंट है, तो ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो यहाँ पे इसी टाइप की प्रॉपर्टी बन जाएगी। बस शब्द थोड़े से बदल जाएंगे, F डैश हो जाएगा यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, PE इंटू PF डैश। अब ये इंडिपेंडेंट है, तो ये भी इंडिपेंडेंट होगा। अब इंडिपेंडेंट है, तो ये प्रॉपर्टी यहां भी लगेगी, बस E एंड F की जगह पे E डैश F डैश हो जाएगा। तो आप लगाएंगे इधर PE डैश इंटरसेक्शन F डैश, क्या बनेगा, PE डैश इंटू PF डैश। दैट्स इट।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार देखना मैं यूज में लूंगी जब मैं क्वेश्चन 13.2 को, एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व करूंगी। तो आप इसे याद रखिए कि अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है तो उनके किसी भी टाइप के कॉम्प्लीमेंट के पेयर भी कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और जब कोई दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होता है तो ये इस टाइप की प्रॉपर्टी लगती है। अब भाई ये इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ई की जगह पे ई डैश, और ओपन तो ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है तो इस तरीके की प्रॉपर्टी यहाँ लग जाएगी, जहां डैश है वहां डैश लगा देना। ओके, आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके जी, अब आते हैं, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, सुनते चलो बस आप लोग। देखो, जब भी हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में हम लोग पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के बारे में सोचते हैं। मतलब अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा था एस ऑफ स्पेड वाला, उस एग्जाम्पल में क्या हुआ था कि एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े। तो जब ऐसा हो जाता है तो हम इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। यानी कि टर्म इंडिपेंडेंट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है। एक इवेंट के होने से दूसरे तीसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की क्या कहानी है, इसे हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब दो इवेंट्स अगर मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो मैं किसके बारे में सोचती हूं कि क्या मेरे इन दोनों इवेंट्स में, ये मेरा इवेंट ए है, ये मेरा इवेंट बी है, तो क्या ए एंड बी में कुछ कॉमन है, नहीं। तो जब मेरे दो इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। यानी कि जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में आप सोचेंगे तो बस आप इतना सोचेंगे क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, अगर कॉमन नहीं है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ओके, ये आपका पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये सुनो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नेवर हैव एन आउटकम कॉमन। अभी देखा था आपने, अगर मेरे दो इवेंट है, सपोज ये मेरी सैंपल स्पेस है, कभी भी ऐसा डायग्राम नहीं मिलेगा। ऐसा का मतलब क्या है कि इसमें कुछ कॉमन है। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कहता है कि एक इवेंट यहाँ है, एक इवेंट वहां है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब इवेंट मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ओके, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट में हैव एन आउटकम कॉमन। इंडिपेंडेंट इवेंट में कुछ ना कुछ कॉमन आउटकम हो सकता है। एग्जांपल याद है आप लोगों को, हमने एक कार्ड का पैक लिया था 52 कार्ड से, जिसमें से ई इवेंट हमने क्या लिए थे, ई इवेंट हमने वो लिए थे कि हमने स्पेड कार्ड को ड्रॉ किया है। एफ क्या लिया था कि हमने एस को ड्रॉ किया है। और ई एंड एफ क्या था कि हमने एस ऑफ स्पेड को ड्रॉ किया है। तो आपने ये देखा था कि ई एंड एफ इवेंट उसमें कैसे थे, इंडिपेंडेंट इवेंट थे, और इन दोनों इवेंट में एक कॉमन आउटकम भी था, और वो कौन था, एस ऑफ स्पेड। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, एकदम अलग अलग होता है। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट में कॉमन होता है, वी हैव एन कॉमन आउटकम, ठीक है। एक कहानी क्लियर हो गई। इसके बाद सुनो जरा, फिर क्या कह रहे हैं ये लोग, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैविंग नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज ऑफ अक्यूरेंस कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहां पे अगर मेरे कोई इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, मतलब कुछ इस तरीके से है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इन्हें क्या बोला है कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स जिनकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरी जीरो नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी मेरी जीरो नहीं है। तो ऐसे दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स जिनकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज होती है वो कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब ये इस केस में मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये अभी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट है, ओके, जिनकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज है। तो ऐसे इवेंट मेरे कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या होती है, जीरो होती है। ये तो कभी जिंदगी में जीरो होने वाली ही नहीं है, दिस इज नेवर गोइंग टू बी जीरो। क्यों? क्योंकि पी ए इंटू पी बी, पी ए जीरो नहीं है, पी बी भी जीरो नहीं है, तो क्या ये कभी जीरो होगा, ये जीरो होगा नहीं। तो ये जीरो नहीं होगा तो ये कभी लाइफ में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं बन पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है, इनका इंटरसेक्शन फाई होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है, जीरो होती है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट जिनके नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज है अक्यूरेंस के, ये कभी लाइफ में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। और इसी का वाइस वर्सा होता है। और वाइस वर्सा क्या है कि
कन्वर्सली टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दो कोई मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब E इंटरसेक्शन F कैसा है मेरा फाई, दो मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जिनकी भी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज है अक्यूरेंस की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E मेरी जीरो नहीं है और प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी मेरी जीरो नहीं है, फिर भी मेरे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखो इंडिपेंडेंट इवेंट होने के लिए क्या कहानी है, कुछ नहीं, बस E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी बराबर हो जानी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F से। E एंड F कैसे है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब E एंड F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो, तो यहाँ रखा जीरो, और ये इनने क्या बोल दिया है कि E एंड F नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी वाले हैं, तो ये तो कभी लाइफ में जीरो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इनने क्या बोला है, दे आर नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या समझे? हम ये समझे कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जिनकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है अक्यूरेंस की, वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ओके, और इंडिपेंडेंट इवेंट जिनकी नॉन जीरो अक्यूरेंस है प्रोबेबिलिटी की, वो कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, राइट ये इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, वो मेरी बात सुनो, एक हल्का हल्का तो क्लिक हो गया होगा। अब आपके लिए पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे किसी की वैल्यू बताओ, इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, आप बस इतना याद रखेंगे कि आप लोगों के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में सिर्फ इतना याद रखो कि E इंटरसेक्शन F वाई हो जाता है, दो इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इनकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। और अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, अगर आपकी इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F से, दैट्स इट, ठीक है। इतनी कहानी पता है, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया। सो आई होप यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अ डाई इज थ्रोन, हमने एक डाई को फेंक दिया, ठीक है, एक फेंकी है डाई, मतलब सैंपल स्पेस में कौन कौन होगा, 1 2 3 4 5 6। इफ E is the event, the number appearing is a multiple of 3। E इवेंट क्या है कि जो भी नंबर आया है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 1 एंड 3 2 6, 3 एंड 6 इसके अंदर आउटकम है। फिर F be the event, the number appearing is even, यानी कि 2 4 6। F इवेंट क्या है कि नंबर आपका इवन आया है। देन फाइंड वेदर E एंड F आर इंडिपेंडेंट। ऐसे ही क्वेश्चन है 13.2 में, आपको बताना है क्या आपके E एंड F इंडिपेंडेंट है। तो आपको अचानक से याद आएगा कि अगर मुझे इंडिपेंडेंट बताना है तो बस मुझे इतना शो कर देना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F के। अगर मैं ये शो करने में सक्सेसफुल हो जाती हूँ तो मैं कह दूंगी कि मेरे इवेंट कैसे इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर ऐसा नहीं आया तो वो नॉट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना है कि अगर दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट शो करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F से। तो चलो एक एक चीज को पहले फाइंड करते हैं, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर बराबर आते हैं तो है इंडिपेंडेंट, नहीं तो नहीं है, ठीक है। जरा E इंटरसेक्शन F तो निकालो यहाँ से। E इंटरसेक्शन F क्या है, इनमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है इनमें, 6, ठीक है जी। अब यहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकाल लो। फेवरेबल आउटकम कितना है, 1, टोटल कितना है, 6, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज 1/6। ओके, फिर क्या चाहिए आपको, फिर चाहिए आपको मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E भी फाइंड कर लेते हैं। E में कितने आउटकम है, 2, टोटल कितने हैं सैंपल स्पेस में 6, यानी कि 1/3। ओके, अब इसी तरीके से आप लोग क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकाल लें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या होगी, कितने आउटकम है, 3, टोटल कितने हैं, 6, कैंसिल आउट कीजिए, 3 1 3 2 6, तो ये कितना आ रहा है, 1/2, ठीक है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में जरा वैल्यू रखो, सॉरी राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अगर ये सेटिस्फाई हो गया ना, मतलब इंडिपेंडेंट है, तो PE इंटू PF कितना है, PE है 1/3, PF है 1/2, कितना आया, 1/6, और ये क्या है,
ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है, इसका मतलब ये आ रहा है इसके बराबर, मतलब ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ई एंड एफ क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, इसके ऊपर क्या लाइन लिखना आप लोग, फॉर शोइंग ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स वी हैव टू प्रूव दैट पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, ऐसा करके लिखना। ऊपर एक लाइन डाल देना कि फॉर शोइंग ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस। फिर इसका आर एच एस उठा लेना, वैल्यूज रखना, ये तो एल एच एस के बराबर आ गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सो आई होप ये क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे। ओके, सो आपके एग्जाम्पल्स तो खत्म हो गए, लेकिन एक बार क्विक रिकैप देख लो आप लोग। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कब लगाते हैं, जब एक से ज्यादा इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए। ओके, इसमें दो केस बनते हैं, एक है विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट, और एक है विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर आपको दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तब फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड, राइट। और ऐसे ही आप 3-4 केस के लिए बना सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड आएगा। फिर विद रिप्लेसमेंट अगर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इस केस में जो आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो कुछ इस तरीके की हो जाती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये बराबर होगा पीई इंटू पी एफ से। और जब आपसे पेपर में कहा जाता है कि जरा शो करके बताओ कि दो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं, तो बेसिकली आपको यही शो करना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ। तो ये पूरा समराइज था। आई होप एकदम चीजें सारी क्लियर हो चुकी है। 13.2 के आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। 2-3 छोटी छोटी बातें और याद रख लो कि अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ई इंटरसेक्शन एफ 5 होता है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0 होती है। ठीक है, और इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रोडक्शन हो जाता है पूरे तरीके से खत्म। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, एक एक चीज जो आपको इंपॉर्टेंट लगी है उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलकर एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे जब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे इसको पढ़ना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना जहां पे हम लोग 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स की आपको ऐप भी मिल जाएगी प्ले स्टोर पे। तो जब आप वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे तब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपके जितनी भी क्लासेस हैं, जो भी कोर्सेज हैं, वो सब सीक्वेंस में अरेंज्ड है। सपोज आप क्लास 12th मैथ्स देखना चाहते हैं, वहां क्लिक कीजिए। आपके 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको यहाँ अरेंज्ड मिल जाएंगे। अगर आप क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी देखना चाहते हैं, यहाँ जाइए, वॉच नाउ पे क्लिक करो। उसके बाद हम अपने एनसीईआरटी बुक से जितने भी चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं, एक्सरसाइज वाइज, कंसेप्ट वाइज, सब अरेंज्ड है। सपोज आप इंटीग्रल्स पढ़ना चाहते हैं, इंटीग्रल्स पे क्लिक करो, मैं आपको मिलूंगी इंटीग्रल्स पढ़ाते हुए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी न्यू चैनल है, बहुत ही अच्छी फैकल्टीज हैं वहाँ पढ़ा रही है। अगर आपने चैनल विजिट नहीं किया तो जल्दी से जाके उस चैनल को देखें एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके देन सब्सक्राइब कीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स को एक 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। वीडियो लेक्चर्स अगर पसंद आते हैं तो लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को आपको शेयर भी करना है, क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।